हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ही हमारा 4th लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर का। इसके पहले हमने 3 लेक्चर को अच्छे से पढ़ा था, जिसमें जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी जो डेफिनेशन है और इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने जाना था। सेकंड लेक्चर में हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं उसके बारे में हमने सेकंड लेक्चर में जाना था। थर्ड लेक्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से ह्यूमन में डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट और एनिमल में डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमने जाना था। और आज के 4th लेक्चर में हम जानेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है और फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है फूड प्रिजर्वेशन, इसका मतलब होता है कि किसी फूड को प्रिजर्व करके रखना, किसी फूड को सिक्योर करके रखना, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उस पर अटैक ना कर पाए और फूड को स्पॉइल्ड ना कर पाए। और फूड को प्रिजर्व रखने के लिए हम जिन सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन की कुछ मेथड दी हुई है, जिसमें है केमिकल मेथड, कि इसमें हम केमिकल को ऐड करते हैं फूड में, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए। तो ये जो केमिकल है उसको हम बोलेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। और यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा घर पे, वो भी एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और फूड को प्रिजर्व रखने का काम करता है। जो शुगर, ऑयल, विनेगर जो है उसका भी यूज़ हम फूड को प्रिजर्व रखने के लिए करते हैं। जो फूड है उसके ऊपर जो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट होती है उसको अप्लाई करने से भी हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। और जो फूड होता है उसकी अगर हम अच्छे से पैकिंग करते हैं और उसको एक प्रॉपर प्लेस पे स्टोर करके रखते हैं तो इस तरीके से भी हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। पहला देखते हैं कि केमिकल मेथड क्या होता है। तो जो फूड है उसको प्रिजर्व रखने के लिए कुछ केमिकल को हम इस फूड में ऐड करते हैं, ताकि जो फूड है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो पाए। ये जो केमिकल है उसके नाम है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये जो सोडियम बेंजोएट है वो एक सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्ट और जो एडिबल ऑयल होते हैं वो केमिकल है जिसको हम फूड प्रिजर्वेटिव्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज फूड को प्रिजर्व करने के लिए होता है। हम जो पीकल बनाते हैं अपने घर पे, तो उसमें सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया हुआ होता है, ताकि जो पीकल है वो प्रिजर्व रह सके लंबे समय के लिए। जैसे कि हमारे पास एक पीकल है, अगर हम इस पीकल के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव। तो ये जो प्रिजर्वेटिव है वहाँ पे E211 लिखा है। E211 जो है वो सोडियम बेंजोएट का कोड है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सोडियम बेंजोएट है वो एक प्रिजर्वेटिव है, वो एक केमिकल है और जो कि एक सॉल्ट है। तो इसका हम यूज एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं पीकल में। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कि जो हमारे घर पे जो वाइट कॉमन सॉल्ट होता है उसका भी हम यूज फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। मेजरली हम जो मीट, फिश वगैरह जो नॉन वेज फूड होते हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। और जो वेजिटेबल होते हैं कुछ, और कुछ फ्रूट्स होते हैं, उसको भी प्रिजर्व रखने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आंवला, रॉ मैंगो जो होता है, ये सब फ्रूट्स होते हैं, उसको प्रिजर्व रखने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो जार है, उस जार में हम सॉल्टी वाटर को ऐड कर देंगे और उसके अंदर ये जो आंवला और रॉ मैंगो है उसको हम डीप करके रखते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे अटैक ना कर पाए और जो फूड है वो प्रिजर्व रह सके। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम और जो जेली होती है उसको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाय एडिंग शुगर इनटू इट। तो ये शुगर है वो क्या करता है, शुगर
ऐसा तो क्या करता है कि जो जेली और ये जो फूड है उसको प्रिजर्व रखता है। तो ये जो शुगर है वो फूड में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करता है। हमें पता है कि जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो अटैक है वो जल्दी से हो सकता है। इसीलिए हम ये जो जेली और जो जैम होते हैं उसमें शुगर को ऐड करते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो वहां पे रिड्यूस हो पाए। अगर मॉइस्चर रिड्यूस होता है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो वहां पे नहीं होगी। तो इस तरीके से हम शुगर को फूड में ऐड करके उसका जो मॉइस्चर होता है उसको रिड्यूस करके उसे प्रिजर्व रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, कि हमारे घर पे जो पीकल होता है उसमें भी हम ऑयल और विनेगर को ऐड करते हैं, क्योंकि ऐसे जो कंडीशन होती है जहां पे ऑयल और विनेगर प्रेजेंट होते हैं वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते। वी ऑल्सो यूज ऑयल एंड विनेगर एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व पीकल। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये जो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर पे हमारे जो मम्मी है वो मिल्क को बॉईल करते हैं और उसको कूल डाउन करने के बाद उसको वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो जो मिल्क होता है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसकी हीट से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं। उसको कूल डाउन करने के बाद उसको हम रेफ्रिजरेटर में इसीलिए रखते हैं ताकि जो उसका जो टेम्परेचर है वो डीप होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस होता है। तो इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे और जो मिल्क है वो अच्छी तरीके से सिक्योर रहेगा। तो जो लो टेम्परेचर होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसका एग्जांपल है कोल्ड स्टोरेज की। जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें फ्रूट और जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम रहता है। एयर कंडीशनर की मदद से उसका जो टेम्परेचर है उसको कम करके रखते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ वहां पे ना हो पाए और फूड अच्छे से प्रिजर्व रह सके। अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि हम जो पैकेट मिल्क लाते हैं वो हम क्यों कंज्यूम करते हैं, उसको हम क्यों बॉईल नहीं करते? क्योंकि बेटा ये जो पैक्ड मिल्क होता है वो पहले से पेस्चुराइज होता है। अब भाई ये पेस्चुराइजेशन क्या है? यहाँ पे ये वर्ड है पेस्चुराइजेशन। व्हाट इज पेस्चुराइजेशन? क्योंकि ये जो पैकेट है उस पे यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्चराइज्ड फुल क्रीम मिल्क। तो ये पेस्चराइज से मतलब क्या है? व्हाट इज पेस्चराइजेशन? मिल्क होता है उसको हम 700 डिग्री सेल्सियस तक 15 to 30 सेकंड के लिए उसको हीट करते हैं और उसको सडनली चिल्ड करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं पेस्चुराइजेशन। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्चुराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें बताइए कि जो मिल्क है उसको हम पेस्चुराइज्ड मिल्क क्यों कहते हैं, हम उसको स्टेराइल मिल्क क्यों नहीं कहते? What is the difference between pasteurization and sterilization? प्लीज कमेंट में जाइए, वहां पे लिखिए। इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है? तो दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इसीलिए इसको पेस्चुराइजेशन बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो टाइट पैक में मिलते हैं, प्लास्टिक पैक में मिलते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके अंदर एंटर ना कर पाए और जो फूड है वो अच्छे से प्रिजर्व रह पाए। तो इस तरीके से हम फूड को पैक करके और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से इतना ही मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन का सॉइल में फिक्सेशन होना, उस नाइट्रोजन का सॉइल में एस्टैब्लिशमेंट होना, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि ये जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल है सोयाबीन, पीनट, टेमरिन, ये सब जो है वो लिग्यूमिनस प्लांट है। तो ऐसे प्लांट के जो रूट्स होते हैं उस रूट्स में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड दीज राइजोबियम बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर टू द सॉइल। So the bacterium rhizobium is involved in the fixation nitrogen in the leguminous plant. Recall the rhizobium lives in the root nodules of the leguminous plants.
तो ये जो रिलेशनशिप है राइजोबियम बैक्टीरिया और ये जो लिग्यूमिनस प्लांट है, इन दोनों के बीच में, इनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, तो बेसिक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो आप जो है वो मुझे पैसे देते हैं ताकि जो मेरी नीड है, लाइफ की जो नीड है वो फुलफिल हो पाए। तो इसमें मेरा फ़ायदा है क्योंकि आप मुझे फीस देते हो और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से नॉलेज को एक्वायर करते हो और उस नॉलेज को सही जगह पे अप्लाई करते हो और अच्छे नंबर्स को गेन करते हो, और फ्यूचर में जहाँ भी इस नॉलेज की ज़रूरत है वहाँ पे आप इस नॉलेज को अप्लाई करते हो। तो इसमें मेरा ये फ़ायदा है कि आप मुझे पैसे देते हो, उससे मेरी नीड पूरी होती है, और मैं आपको नॉलेज देता हूँ, उससे आपकी क्यूरियोसिटी फुलफिल होती है और फ्यूचर में आपको हेल्प मिलती है। तो ये जो रिलेशनशिप है आपका और हमारा, इसमें मैंने भी आपको हेल्प की, आपने भी मेरे को हेल्प की, तो ये जो रिलेशनशिप है इनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी तरीके से जैसे हमने एग्जाम्पल देखा स्टूडेंट और टीचर का, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट का, कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है वो ये प्लांट रूट्स से एब्जॉर्ब करेंगे और जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेंगे। तो these microorganisms help to the plant by establishing the nitrogen from the air to the soil, and these plant absorb these nitrogen and grow well. तो इसीलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट की हेल्प करते हैं, और ये जो प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को एक घर प्रोवाइड करते हैं, एक होम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो क्रॉप है अगर इसकी डेथ हो जाती है, अगर ये सूख जाता है, तो इसके साथ ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाएगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट, कि दोनों तरफ से बेनिफिट होता है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्रॉप को हेल्प करते हैं और जो क्रॉप है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कि जब मॉनसून के टाइम में जब लाइटनिंग होती है उसके रीजन से भी नाइट्रोजन का सॉइल में फिक्सेशन होता है। ये जो लाइटनिंग होती है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उस एनर्जी से ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है। जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो एटम में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये N2 है वो NN नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन में स्प्लिट होता है। ये जो नाइट्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो नाइट्रेट्स है वो वाटर ड्रॉप्स के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, और वाटर जब सॉइल पे गिरता है तो वाटर के साथ ये जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स हो जाते हैं। सिंपल सी इतनी बात है कि जब लाइटनिंग होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये जो एनर्जी है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है, और ये नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रेट्स बनाता है, और ये जो नाइट्रेट्स है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और ये जो डिसॉल्व्ड वाटर है वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और ये जो डिसॉल्व नाइट्रेट है वो वाटर के साथ ज़मीन पे गिरता है और ज़मीन में उसका फिक्सेशन होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। अब ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हमारा इस चैप्टर का जो कि बहुत छोटा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, जिसका हम बात करेंगे 5th लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।